एपिसोड 986 से 990। मेरा सैया सई को। हर पल तुम्हारी राह देखी है। इन 5 महीनों में सिर्फ तुम नहीं तड़पे, मैं भी मर मर कर जी हूं। वो लेटर, वो सब झूठ था निक। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे पास रही तो कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी निक, बस इसीलिए तुमसे दूर हो गई। पर मैं नहीं जानती थी मेरा यह फैसला। प्लीज मुझे माफ कर दो निक, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए गौरी धड़ाम से उसके पैरों में गिर गई थी और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी कि अगले ही पल दूसरी तरफ कैलिफोर्निया डेविडसन विला कमरे में मासूम किलकारियों का शोर गूंज रहा था। क्रिस, जो कि अपने कमरे में मौजूद बेड पर बैठा अपने छोटे छोटे 3 महीने के बच्चों के साथ वक्त गुजारने में बिजी था और आशी द्वारा कलेक्ट किए गए प्रीस्टो फीडर को बोतल के जरिए बच्चों को पिला रहा था। और उसके छोटे छोटे क्यूट बच्चे किलकारियां मारते हुए अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ डैडी की सेवा का भरपूर मजा ले रहे थे। छोटे छोटे हाथ उसकी उंगलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और मासूमियत जिसे देखकर क्रिश के होठों पर भी एक अलग ही चमक थी। जब अचानक ही कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और हौनफती घबराए हुई आशी अंदर दाखिल हुई, कंधे पर बैग, सीने से चिपकी किताबें और चेहरे पर पसीने की बूंदें। साइको, उसकी सांस जैसे अटक गई थी। क्रिश एकदम सतर्क हो गया, उसकी आंखें तुरंत आशी पर टिक गईं। फायरफ्लाई, तुम इस वक्त घबराई हुई क्यों हो? व्हाट हैपन? कहते हुए वो बेड से उठने ही वाला था जब आशी तुरंत अपनी किताबें और बैग साइड में फेंक उसकी तरफ लपकी और उसके पैरों में बैठने लगी। लेकिन उससे पहले ही कृष्ण ने जैसे बिजली की तरह अपने पैर पीछे खींच लिए। खबरदार, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, नीचे नहीं। कितनी बार कहा है तुम्हें? उसकी आवाज डोमिनेशन से भरी थी, मगर आंखों में वही पुरानी दीवानगी और मोहब्बत। कृष्ण ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। मेरी जगह कहाँ है और कहाँ नहीं यह मुझे बाद में बताना साइको, पहले ये बताओ तुम ठीक तो हो? कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। आशी का सवाल उसके होठों पर आंसू बनकर लर्ज रहा था। वो बच्चों की तरह सुबकने लगी और घबराए आंखों से एक बार फिर क्रिश के सीने से निकल उसके पैरों की तरफ देखने लगी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं माँ को कॉल नहीं करती नई डिजाइन का स्केच भेजने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि सोफे से तुम्हारे पैर पर चोट लगी है। और तुम खडूस कहीं के। उसकी आवाज में मासूम गुस्सा था, पर डर उस मासूमियत से कहीं ज्यादा था। मैंने तुम्हें कॉल किया था ये पूछने के लिए कि तुमने खाना खाया या नहीं। उस वक्त भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं पूछती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी खड़ूस क्यों हो साइको? बोलो बोलो। कहते हुए आशी मासूमियत से बुरी तरह रोने लगी थी और क्रिश के सीने से निकलकर उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि खुद से उसके जख्म देख सके। लेकिन उसे इस तरह रोता हुआ देख क्रिश, जिसने उसे जबरदस्ती अपने सीने में दबोच रखा था, फाइनली उसकी मासूमियत पर सर झटकते हुए कंधे हिलाकर बोला, फाइव फ्लाई स्टॉप, मेरी तरफ देखो। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्रिश ने समझाया, लेकिन उसकी फाइव मानने को तैयार कहाँ थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, पहले मुझे अपना पैर दिखाओ, तभी यकीन करूंगी। इतना कहकर का आशी सुबक सुबक कर रोते हुए निचले होठों को बाहर निकाल बस क्रिश की ही फिक्र कर रही थी। तो वही अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए देख उसके छोटे छोटे क्यूट बच्चे, जो अब तक आशी के नजरों करम की उम्मीद में उसकी तरफ ही देखकर खिलखिला रहे थे और हाथ पैर मारकर अपनी मौजूदगी का इशारा कर रहे थे, फाइनली अब वह भी अपनी माँ की तरह शुरू में शुरू मिलाकर रोने लगे। और उनमें भी सबसे टॉप पर थी आशी की छोटी सी परछाई, उसकी बेटी इश्की, जो अपनी हरकतों से ही इस बात को जाहिर कर चुकी थी कि वह फ्यूचर में पूरी तरह अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली है। तो वही अपनी बहन को रोते हुए देख उसके बड़े भाई भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। वह तो जैसे हर कदम पर अपनी बहन का साथ देते थे, फिर चाहे उसकी भूख के कारण चिल्ला चिल्ला कर आधी आधी रात को अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म करना हो, या फिर बहन की शरारतों का मूड होने पर उसके साथ खेलते हुए उसका साथ देना। मानो उन दोनों ने तो कसम ही खा ली थी कि अपनी बहन की हर चाहत को वह पूरा करेंगे। अब तो कमरे में आशी के साथ साथ उसके 3 नटखट शैतानों, ये यूं कहो उसके जुगनुओं की रोशनी मीठी मीठी सिसकियों के साथ गूंज रही थी। और बस फिर क्या, क्रिश बेचारा, जो अब तक अपने सबसे बड़े बच्चे को संभालने में बिजी था, अचानक 3 और को लाइन में लगा देख आंखें चौड़ी कर एक के बाद एक सबको घूरता है। क्रिश, जो अब तक एक बच्चे को संभाल रहा था, एक झटके में चारों दिशाओं से घिर गया। 3 बच्चे और एक बीवी। उस बेचारे को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पहले किसे शांत करे, जो बच्चा सबसे छोटा है वह या जो सबसे बड़ा है वह, क्योंकि यह बात तो सच्ची थी कि वो सचमुच एक दूसरे के चड्डी बड़ी थे और आशी के बच्चे थे। जैसी माँ वैसे बच्चे। कमरे में रोने का शोर हो ही रहा था जब अचानक ही कृष्ण ने माथा पीटते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये पूरा ड्रैगनेट टीम है क्या? और तभी एक तेज आवाज वो जोर से चिल्लाकर सबको शांत किया। बस बस, मैंने कहा बस। कृष अचानक जोर से चिल्लाया, जिस पर आशी के साथ साथ सभी बच्चे खामोश हो गए थे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके गाल फूले, आंखें गोल और ध्यान सीधा उस माफिया डैडी पर। अब सब अपने गाल फुलाए टिमटिमाती आंखों से कृष को देख रहे थे। जब अचानक ही कृष एक ठंडी सांस लेकर आशी को अपने सीने से निकाल उसके गाल खींचते हुए बोला,
एच एच एच, क्या करूं मैं तुम्हारा? चोट देखनी है ना, मैं दिखाता हूं। कहकर कृष ने जल्दी जल्दी अपने पेंट ऊपर किया। देखो, अच्छी तरह से देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, और तुम सब भी देखो। कृष अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आंखें दिखाकर कह रहा था, जिस पर आशी यूं ही मासूम सा चेहरा बनाए झट से कृष के पैरों को देखती है। अरे यहाँ तो कोई चोट नहीं है, कहाँ गई चोट? आशी मुंह बनाकर नाटकीय अंदाज में कृष को घूरते हुए, साइको सच सच बताओ, क्या किया तुमने अपनी चोट के साथ? आशी का सवाल था कि बस कृष उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, आर यू मैड? चोट होगी तब दिखाई देगी ना, कहकर कृष ने उसकी छोटी सी नाक पकड़कर खींची। साइको, आशी अपनी छोटी सी नाक को सहलाते हुए बोली, लेकिन माँ ने कहा था कि ठेस लगी थी। यू स्टूपिड गर्ल, फालतू में मुंह फाड़ फाड़ कर रो रही हो, और अपने साथ साथ इन शैतानों। कृष ने उन सभी को घूर कर देखा तो आशी के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की तरफ घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, थैंक्स मॉम, आपकी हरकत ने हमें भी डांट पड़वा दी। अपने बच्चों के घूरती हुई नजरों को खुद पर महसूस कर आशी धीरे से अपनी जीभ दांतों से काटते हुए बोली, सॉरी। आशी की सॉरी सुनते ही बच्चों ने तुरंत अपनी नजरें इस तरह फेर ली जैसे कह रहे हो, रोज का ड्रामा है। और अगले ही पल वह अपने डैडी की तरफ देख एकदम से किलकारियां मारकर हंसने लगे, मानो उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो, हम तो बहुत शरीफ है। अपने बच्चों को अचानक इस तरह पाला बदलते हुए देख आशी का तो मुंह ही बन गया था, और अब वो भी अपने साइको को टिमटिमाती आंखों से देखते हुए होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लेकर बोली, साइको। और इससे पहले कृष आगे कुछ कहता आशी एक बार फिर तुरंत उसके सीने से लिपट गई और उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुठियों में जकड़ सीने पर दो खुले बटन के बीच अपना छोटा सा चेहरा रगड़ते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। उसकी इस प्यारी हरकत पर कृष भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और एकदम से उसे अपनी बाहों में समेट हल्के से होठों पर किस करते हुए फुसफुसाया, शट अप फाइवफ्लाई। एक ठंडी सांस के साथ उसके माथे को चूमा, एच 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 एच, क्या करूं मैं तुम्हारा? आशी ने सिर उठाया, प्यार करो। और क्या करोगे? कृष ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर आंखों में झांका। क्या सच में? तो आशी शर्मा कर अपने निचले होठों को दांतों के बीच दबाने लगी। अब वो मुस्कुराकर कृष की तरफ देख रही थी जब कृष धीरे से उसके होठों की तरफ झुकते हुए बोला, खबरदार, इन रोज पेटल्स पर जुल्म करने का हक सिर्फ मेरा है माय लव। कृष अब उसके होठों को अपने होठों में लेने ही वाला था जब आशी की तिरछी नजर अपने बच्चों पर गई, जो अपनी टिमटिमाते आंखों से अपने मॉम डैड को ही टकटकी लगाए देख रहे थे। बस फिर क्या, आशी ने शर्मा कर एकदम से कृष के होठों पर अपनी उंगली रखी। कृष अपनी ही जगह पर रुका और एक आईब्रो उठाकर जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। तभी आशी ने हल्के से अपनी पलकों से साइड में इशारा किया। इस पर कृष ने भी अपनी नजर घुमाकर बच्चों की तरफ देखा और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, ड्रैगनेट्स, बैड मैनर्स, दिस इज मॉम एंड डैड्स प्राइवेट टाइम, सो यू गाइज हैव टू क्लोज योर आईज, एच 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 एच। साइको, तुम भी ना वो बच्चे हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वह। और अगले ही पल आशी का मुंह खुला का खुला रह गया जब बच्चों ने सचमुच अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे नींद की वादियों में जाने लगे थे। ये सब एक मैजिक की तरह था। आशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह अभी फटी फटी आंखों से अपने बच्चों को अच्छी रही थी जब कृष के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। डोंट सो सरप्राइज माई लव, कहा था ना ड्रैगनेट्स को सिर्फ ड्रैगन ही हैंडल कर सकता है। कहते हुए कृष की मैग्नेटिक वॉइस आशी के नेक पर अपनी सरगम छोड़ रही थी, तो वही आशी अभी भी फटी फटी आंखों से अपने बच्चों को देखते हुए बोली, अरे लेकिन साइको, वह एस 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 एच 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 अब एक शब्द नहीं, क्योंकि अब मुझे सचमुच प्यार करना है, कहकर कृष ने एकदम से आशी को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो वही आशी अब तक अपने साइको के सॉलिड बदन से साइड झांक बेड पर सोए हुए अपने बच्चों को देख रही थी और यह कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो नजारा देखा था वो सच था। उसकी हैरान फटी फटी आंखें कृष सचमुच एंजॉय कर रहा था। जहां एक तरफ उसकी यह मासूम और क्यूट सी फैमिली अपना टाइम एंजॉय कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान, प्लीज मुझे माफ कर दो निक, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहते हुए गौरी धड़ाम से उसके पैरों में गिर गई थी और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी कि अगले ही पल निक का दिल मानो एक पल के लिए कट खा गया, क्योंकि वो इकलौती लड़की जो उसके दिल पर अब तक राज करती थी उसके कदमों में बैठी थी। न जाने क्यों लेकिन ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत उसे कंधों से पकड़ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल कुछ सोच झटके से अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, माफ कर दूं, तुम्हें माफ कर दूं ताकि दोबारा धोखा दे सको, ताकि दोबारा मुझे छोड़कर भाग सको, मेरी मोहब्बत का, हमारे रिश्ते का मजाक उड़ा सको, मुझे तड़पता छोड़ सको। नो नो बेबी, नो इट वोंट हैपन दिस टाइम। इस बार तुम ये करने में कामयाब नहीं हो पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें ये करने का मौका नहीं दूंगा। निक ने एकदम से उसे कंधे से पकड़ा और झटके से खड़ा करते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी, गौरी ने तड़प कर कहा था। तो निक का वो पत्थर दिल ना चाहते हुए भी एक बार फिर कांपा था। हाँ, वो इस लड़की से बहुत नाराज था और दिल किया कि वो इसे गोली मार दे।
सच कहे तो शायद वो इसी इरादे से इंडिया आया था, पर न जाने क्यों लेकिन इस लड़की का मासूम चेहरा, इसकी आंखों से बह रही है आंसू, और इसके लिए निक के दिल की वो बेइंतहा मोहब्बत चाहकर भी इस तकलीफ नहीं दे पा रही थी। निक डेविडसन, जिसे उसके घर के लोग भी क्रिश 2.0 कहते थे, इस कदर हार्टलेस और कोल्ड पर्सनैलिटी क्यों उसे किसी के जज्बातों का फर्क ही महसूस नहीं होता था। बावजूद इसके जब भी वो इस लड़की के करीब आता था, खुद को उसके सामने कमजोर महसूस करता था, पिघलता हुआ महसूस करता था। हाँ, ये लड़की सचमुच उसे मारने की हिम्मत रखती थी, उसे घुटनों पर लाने की हिम्मत रखती थी। शायद यही कारण था कि इतनी तड़प और तकलीफ के बावजूद वो इस लड़की पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया। निक की नज़र गोरी के मासूम चेहरे और आंखों से बहते हुए आंसू से फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी थी। उसकी वो पतली सुराहीदार गर्दन, कांपते गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होंठ, कमल की तरह वो सुर्ख रंगत वाली गाल जिस पर उसके ओस की बूंद की तरह आंसू ठहरे थे, और अब गालों से बहते गले और गले से बहते नीचे की तरफ जा रहे थे। निक की नज़र ना चाहते हुए भी उसके पर्दे के पीछे छुपे बेदाग और तराशे हुए बदन पर जा ठहरी थी। नेट से बनी हुई वो जालीदार हॉट नाइटी अब उसके सब्र का इम्तिहान लेने लगी थी, क्योंकि शायद गौरी को इस बात का एहसास ही नहीं था, या शायद निक की मोहब्बत और तड़प में इस कदर खो गई थी कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो किस कदर बेपर्दा उसके सामने खड़ी थी। दोनों के बीच बस पेपर भर का फैसला था। पेपर तो फिर भी बहुत कुछ ढक लेता है, लेकिन उस लड़की के बदन पर मौजूद वो कपड़ा निक की आंखों में उसके लिए और भी ज्यादा हजरत और चाहत पैदा कर रहा था। निक का गला धीरे धीरे उसके सलाइवा से भरने लगा था और होंठ सूखने लगे थे। नीली आंखें जिनमें आज उस लड़की के लिए पूरी तरह हसरत जगी हुई थी, और आखिर हो भी क्यों ना, नियम के मुताबिक उन दोनों के बीच जायज रिश्ता था। वो उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, शरीर का आधा हिस्सा। उम्र ने भी फासले खत्म कर दिए थे। आज वो दोनों पूरी तरह बालिग, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए दिल में जज्बात में ये खड़े थे। अब निक को अपने दिल की धड़कन बेताब और सांस भारी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे गोरी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था, तो वही गोरी जो उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कुछ पल के लिए सुकून की सांस लेती है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निक की आगोश में एक बार फिर सामने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। होठों पर एक सुकून और दिल में हसरत, दोनों के होठों ने एक दूसरे को अपनाने ही वाले थे। CH 987, कुछ भी खता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। वो उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, शरीर का आधा हिस्सा। उम्र ने भी फासले खत्म कर दिए थे। आज वो दोनों पूरी तरह बालिग, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए दिल में जज्बात में ये खड़े थे। अब निक को अपने दिल की धड़कन बेताब और सांस भारी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे गोरी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था, तो वही गोरी जो उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कुछ पल के लिए सुकून की सांस लेती है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निक की आगोश में एक बार फिर सामने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। होठों पर एक सुकून और दिल में हसरत, दोनों के होठों ने एक दूसरे से मिलने ही वाले थे जब तभी निक के दिमाग में गौरी की पुरानी हरकतें बिजली बनकर कड़क उठी। वो झटके से पीछे हट गया, और गौरी, जो समझ रही थी कि शायद आज निक ने उसे माफ कर दिया है, उसकी मासूम उम्मीद एक ही पल में टूटकर बिखर गई। उसकी पलकों पर फिर से आंसू आ गए, होठों की मुस्कान लर्ज कर गिर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, पर निक का चेहरा पत्थर बन चुका था। सिग्नेचर करो और निकलो यहां से। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर भीतर से आग उगल रही थी। गौरी के दिल ने उस पल जाना कि इश्क का सबसे खतरनाक रूप वो है जब माफी की जगह खामोशी मिलती है। निक चेहरा फेर दूसरी तरफ जा चुका था, और पीछे रह गई सिर्फ गौरी की भीगी पलकों की खामोशी। स्विमिंग पूल के पास खड़ा निक अपनी मुठ्ठियां बींचे उस तूफान को थामने की कोशिश कर रहा था जो उसके सीने में मचल रहा था। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे दिल, मेरे भरोसे, मेरी रूह के साथ खेला है। निक फुसफुसा रहा था, खुद से लड़ रहा था। मोहब्बत उसे हर रोज मार रही थी, और गुस्सा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। और तभी हवा में घुलती एक धीमी सी सरगोशी, निक कैसे कानों में पिघल एक धीमा सा दर्द जो रूह में उतरता गया। वो कहते हैं हमें छोड़कर तुम चले जाओ, पर ये तो बताओ कि वो जहां कहाँ है, जहां तू मुझ में नहीं। उस आवाज में मोहब्बत की महक थी। हर अल्फाज निक के जख्मी दिल पर दस्तक देता रहा। जिस राह पे कदम रखूं, तेरा नाम ही लिखा है, हर सांस में तेरा एहसास, हर लम्हा तुझसे जुड़ा है। निक का दिल कांप उठा था। वो आवाज दूर नहीं, बहुत पास थी, बेहद करीब। दिल को मना लूं, पर ये आंखें तेरे ख्वाब मांगती हैं। तेरी यादें रोज इन पलकों से हिसाब मांगती हैं। हर शब्द जैसे निक के सीने में कहीं गहराई तक उतरता चला गया था। उसने खुद को पलटने से रोका, पर दिल का तूफान अब बेकाबू होने लगा था। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट और मूसलधार बारिश ने जैसे पूरे माहौल को एक दर्द की शक्ल दे दी। बारिश की हर बूंद जैसे निक की उलझनों को और गहरा करती जा रही थी। वो आवाज धीमी थी, मगर उसमें पूरी कायनात की तड़प छिपी थी, जो निक के कानों में आते ही उसके दिल में हलचल मचा चुकी थी। और तभी फिर वही आवाज, मीठी, दर्द भरी, लेकिन अब और भी करीब। छोड़ तो दूर तुझे, पर खुद को कहाँ छोड़ाऊं, तू ही है मेरा जहां, अब तुझसे दूर कहाँ जाऊं। मौसम का मिजाज बिगड़ चुका था और वहां झमाझम बारिश होने लगी। निक बारिश में भीगने लगा था।
जब अचानक ही उसके कानों में एक बार फिर उसी मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज की दस्तक हुई। सॉन्ग, हमारा हाल। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। दो। निक के कांधे पर एक नाजुक हथेली रखी गई। गौरी थी उसके पीछे, भीगी हुई, कांपती हुई, मोहब्बत से भरी हुई, जिसे महसूस करते ही निक ने बिना किसी रिएक्शन झटके से अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए तो गौरी का चेहरा एक बार फिर मायूस हो गया। दिल टूटकर बिखरने को था। उसने फिर आवाज दी, तड़प दिल की, हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। वो निक की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। जल्दी से निक के सामने खड़ी हुई और रास्ता रोक भीगी पलकों से उसकी आंखों में देखते हुए वो, उसकी उंगलियां अब निक के सीने को सहलाते हुए, तुमसे ये कहना है, ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खाता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। गौरी की बातें सुन निक कुछ पल के लिए तो हैरान हुआ। वो चुप था लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा। अब उसने टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल उठाई और जैसे ही उसे होठों से लगाने को हुआ, गौरी जल्दी से दौड़कर वो बोतल उससे छीन लेती है। निक उसे गुस्से से देखता है लेकिन गौरी लाइफ में पहली बार होठों पर से डिक्टिव मुस्कान लिए बोली, तुमसे ये कहना है, ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खाता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। बोतल को साइड में फेंक तुरंत निक के गले में बाहें लपेट उसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हुए, तुम रात भर मेरी बाहों में खो जाओ, बस मेरे हो जाओ, ये जो इकरार समझी के लिए है जिंदगी भर ना भूल पाओगे। गोरी की अदा इतनी अट्रैक्टिव थी कि निक तो उसे देखता ही रह गया था। ऊपर से उसके बदन पर पहनी वह हॉट ड्रेस, निक को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। गोरी के कपड़ों से झांकता हुआ उसका वो खूबसूरत बदन और वो गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ निक के लिए आजमाइश बन रही थी। निक की आंखों में जंग चल रही थी। गौरी की अदाएं, उसका बदन, उसकी नमी भरी बातों ने जैसे निक की हर हद को आजमाना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके उसने बड़ी हिम्मत कर गौरी के हाथ अपने गले से निकाले और वहां से जाने ही लगा था जब गौरी का मुंह बन गया था। अचानक उसकी नजर स्विमिंग पूल पर गई और अगले ही पल छपाक, स्विमिंग पूल में गिरने की आवाज ने जैसे उसकी रूह उधेड़ दी। गौरी, उसका दिल धक से बैठ गया। वो चीखा क्योंकि गौरी पानी में डूबती जा रही थी और ये देख निक का दिल तड़प उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना एक पल गनवाए पानी में कूद पड़ा। गौरी की बंद आंखें, उसका बेजान बदन। निक के हाथ कांप उठे और दिल कांपने लगा। गौरी उठो, डैम इट उठो, आई सेड वेक अप। उसने उसे झिंझोड़ा, जल्दी जल्दी उसके चेहरे को हाथों से थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश कर रहा था जब अचानक की गौरी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसके गले से लिपट गई और बोली, हमारा हाल हम क्या बताइए, पास आओगे तो जान जाओगे। निक सन था, उसके गुस्से और मोहब्बत का तूफान एक साथ टकरा गया था। वो बस यही कह सका और फिर खुद को पीछे खींचने लगा और पानी से बाहर निकलने लगा। लेकिन गौरी ने एकदम से उसे पीछे हक कर सीने के पास थाम लिया था और उसकी पीठ पर अपना चेहरा रगड़ते मदहोश आवाज में बोली, तड़प दिल की, हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। भीगे जी स्मा, भीगी सांसें और वो मोहब्बत जो बरसात से भी ज्यादा पिघल रही थी। गौरी पानी में ही खड़े धीरे से निक के सामने आई और आंखों में बेनतहा मोहब्बत, चाहत और जज्बात के साथ उसके होठों की तरफ उठते हुए बोली, होठों से होठों की शबनम चुरा लो तुम, इस चूल्हे में जल जल के हर आग बुझा लो तुम। उसके होंठ अब निक के होठों से महज एक सांस की दूरी पर थे। निक की पकड़ अब उसकी कमर पर मजबूत हो चुकी थी। वो उसकी आंखों से उतरकर उसके भीगे बदन पर भटकती नजरों को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी अट्रैक्टिव खूबसूरत नीली आंखें गौरी के होठों से फिसलते हुए उसके गले, क्लीवेज और बदन पर जाने लगी थी क्योंकि भीगी होने के कारण वह नाम मात्र का कपड़ा भी गौरी के बदन से चिपक चुका था और अब वो पूरी तरह निक के सामने बेपर्दा थी। निक को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। हर बूंद उसके जी स्मा को और भी नर्म और नजदीक कर रही थी। निक उसके होठों को चूमने ही वाला था। गौरी के होठों पर एक खुशी और जीत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल मौका देखकर निक ने उसे झटका दिया और होठों पर डेविल स्माइल लिए पानी से बाहर निकल गया। तो गौरी हैरानी से वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे और अब वो भी रोके नहीं रुक रहे थे। वो यूं ही पानी में खड़े अपनी हसरत भरी निगाहों से निक को देखते हुए भरी हुई आवाज में बोली, ये जी स्मा प्यासा है, बारिश जरा कर दो, ख्वाहिश मेरी समझो। अब वो अपने दिल को हाथों से थामे फूट फूट कर रोते हुए बोली, ये दिल की बात हमको यकीन है, धीरे धीरे तुम मान जाओगे, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जा ओगे। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू का कतरा उसकी आंखों से बेहतर गालों पर लुढ़क गया और अगले ही पल वो खुद को खत्म करने के इरादे से हाथ हवा में फैलाकर पानी में ही पीठ के बल गिरी। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे कमर से थामा और उसके कुछ समझने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों में लॉक कर दिया। अचानक गौरी की आंखें झटके से खुली तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के भाव एक साथ थे क्योंकि यह उसका निक था जो उसे बेताब और पैशनेट किस कर रहा था, बिल्कुल दीवानों की तरह, मानो उसे खा जाना चाहता हो। गौरी की आंखें खुली तो उसकी सांसें रुक सी गईं। वो निक था, उसका निक जिसे उसने खो दिया समझा था। वो अब उसे अपने होठों की कैद में ले रहा था।
उसके होठों पर उस वक्त सिर्फ प्यास थी, मोहब्बत की, दर्द की और उस पजेसिव दीवानगी की जो अब किसी हद में नहीं रहना चाहती थी। पानी में भीगी गौरी की देह उसके सीने से लगी थी। निक ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस ली और उसके होठों को ऐसे चूमा जैसे सालों की तड़प बस इसी पल के लिए जिंदा थी। हाउ डेयर यू, निक ने उसके होठों से हटते ही फुफकारते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे वो गुस्से से गुर्राया, नीली आंखें मानो आग उगल रही थी। गौरी की पलकों से फिर आंसू ढलक पड़े। निक, मैं तुम्हारे बिना मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली क्योंकि निक ने मजबूती से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? नो लिटिल गर्ल नो, इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। ना मेरे एहसास से, ना मेरी रूह से और आज के बाद ना ही मेरे बिस्तर से। कहकर उसने बिना वार्निंग दिए एक बार फिर गौरी के होठों को अपने होठों में भरा और इस बार वो गौरी की जान अपने होठों से लेने लगा था। उसकी नाजुक और छोटा सा वजूद निक की आगोश में था और होठों पर निक का वो मोहब्बत भरा टॉर्चर। गौरी को अपने होठों में दर्द होने लगा था क्योंकि निक की सिर्फ पासोनेट नहीं बल्कि जानलेवा थी। गौरी के होश ठिकाने लगने लगे थे, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों उसने निक को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। गौरी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी धड़कनों ने हार मान ली थी निक के आगे और हाथ निक के खुले शोल्डर पर कर चुके थे। निक की जोरदार 10 मिनट की किस में गौरी लगभग बेहोश होने वाली थी जब निक ने एक जोरदार बाइट के साथ उसके होठों को स्मूच किया। गौरी दर्द से तड़प उठी। खुद को दूर करना चाहा था, मौका दिया था तुम्हें, लेकिन जब तुम्हें ही मंजूर नहीं तो अब मुझे भी खुद को काबू करना मंजूर नहीं। आज की रात मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या कहा था? कुछ भी खता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। तो ठीक है, अब तो ना ही कोई इल्जाम और ना ही कोई खता। अब जो होगा पूरे होश और आवाज में होगा, पूरे फैसले के साथ होगा। निक ने फुसफुसाते हुए कहा, जो तुम चाहती हो वह भी, और वो भी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उसे गोद में उठाया। भीगे कपड़ों में लिपटी कांपती सी गौरी उसकी आंखों में हैरानी से देख रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, बदन थरथरा रहा था, होंठ फड़फड़ा रहे थे और सांसों की बेताबी बता रही थी कि शायद वो आज की इस रात का खूबसूरत अंजाम समझ चुकी है। उसके हाथ तो निक के कंधे को पहले ही पड़ चुके थे और नजरें शर्म से झुक गई थी जब उसने निक और खुद को उस अजीबोगरीब शर्मनाक कंडीशन में देखा था। अगले ही पल उसके होश ठिकाने आए जब निक ने उसे कमरे मिलकर बेड पर पटका था। सिसकी के साथ वो कुछ इंच ऊपर तक उछली थी लेकिन कमर में चोट नहीं लगी क्योंकि बेड बहुत सॉफ्ट था। कमरे की डेकोरेशन और निक की आंखों की वह मदहोश इंटेंशन। गौरी एक बार फिर शर्म से लाल होते हुए निचले होठों को दांतों से काट खुद को बाहों में समेटने की कोशिश करने लगी थी। ना 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 निक, ये तुम। थरथरते होठों ने कुछ कहना चाहा जब अचानक ही निक घुटनों के बल बेड पर उसके करीब झुका और अपनी मोटी मोटी उंगलियों को उसके होठों रखते हुए खतरनाक अंदाज में बोला, एस 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 एच 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 एच, अब एक शब्द नहीं, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने गौरी को ऊपर से नीचे तक अपनी चाहत और लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब अगर रोकने की कोशिश की तो आई स्वेयर तुम्हारी जान ले लूंगा, जैसे तुम मेरी ले रही हो। उसकी सांसें अब गौरी की गर्दन को छू रही थीं। उसने अपनी उंगलियों से उसके गीले बाल पीछे किए और उसकी गर्दन पर एक लंबा गहरा किस छोड़ दिया। गीले कपड़ों और उनके भीगे बदन के कारण बेड भी भीजने लगा था, लेकिन निक के गर्म होठों की सरगोशी उसकी मस्कुलर बॉडी पर जगह जगह पुराने घावों के निशान थे जो शायद सर्जरी के कारण थे। गौरी की नजरों ने उन्हें देखा और आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने धीरे से हाथ बढ़ाकर निक के जख्मों को छूना चाहा लेकिन अगले ही पल निक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों में लेकर चूमने लगा। फिर धीरे से फुसफुसाया, जख्म पर मलहम नहीं, रूह पर दस्तक चाहिए, होठों पर नाम चाहिए और बदन पर बस मैं। तुम्हारे हर हिस्से पर बस मेरे निशान, तुम्हारे लब मेरी पनाह होंगे और तुम्हारी सांसें मेरी सनक। उसके होंठ फिर से गौरी की गर्दन पर उतरे। बोलो क्या सौंपोई? इस बार और भी ज्यादा पजेसिव और भी ज्यादा डोमिनेटिंग के साथ गौरी की कमर पकड़ अपने करीब किया। आहे गौरी सिसकी, ये दूरियां, ये तड़प और इंतजार, वो सब। और इससे पहले निक अपने शब्द पूरे करता, गौरी बस उसकी बाहों में सिमट गई। वो सब खत्म कर दो निक, और मुझे अपना, हाँ अपना बना लो। कांपती हुई आवाज लेकिन हर कपकपी में रूह तक उतरता प्यार। निक के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अगले ही पल उसने झटके से गौरी के कपड़ों को उसके बदन से अलग करते हुए, निक नहीं, स्वामी, लिटिल गर्ल तुम्हारा स्वामी। और इतना कहकर वो गौरी पर टूट पड़ा था तो वहीं गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था क्योंकि निक की शिद्दत अब उसकी हालत खराब कर रही थी। CH988 आशी के नन्हे शैतान, माँ का बना कि माँ। डोमिनेटिंग के साथ गौरी की कमर पकड़ अपने करीब किया। आहे गौरी सिसकी, ये दूरियां, ये तड़प और इंतजार, वो सब। और इससे पहले निक अपने शब्द पूरे करता, गौरी बस उसकी बाहों में सिमट गई। वो सब खत्म कर दो निक, और मुझे अपना, हाँ अपना बना लो। कांपती हुई आवाज लेकिन हर कपकपी में रूह तक उतरता प्यार। निक के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अगले ही पल उसने झटके से गौरी के कपड़ों को उसके बदन से अलग करते हुए, निक नहीं, स्वामी, लिटिल गर्ल तुम्हारा स्वामी। और इतना कहकर वो गौरी पर टूट पड़ा था
तो वहीं गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि निक की शिद्दत अब उसकी हालत खराब कर रही थी। अब वो गौरी के उभारों को अपनी नीली आंखों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। निक की आंखों में अपने लिए डिजायर देख गौरी शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपने सीने को हाथों से कवर करने ही वाली थी जब निक तुरंत अपनी फास्ट मूव दिखाकर उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ सर के ऊपर कर देता है और मधोशी से उसके क्लीवेज पर किस करते हुए अपने एक हाथ से उसके बदन को सहलाते हुए बोला, खबरदार, ये गुस्ताखी करने की कोशिश मत करो लिटिल गर्ल, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब इजाजत दी है तो। न निक, गौरी ने लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहना चाहा लेकिन निक ने उसे अपनी डार्क नीली आंखों से घूरा और उसकी नजरों का मतलब समझ गौरी ने घबराकर कहा, मेरा मतलब स्वामी, मां मुझे डर। इससे पहले वो आगे कुछ कहती निक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो गौरी के चेस्ट पर जोर से बाइट कर लेता है जिससे गौरी की आह निकल जाती है। ए स्वामी, प्ले काटो मत ना। इस जब प्यार किया है तो इतना दर्द तो बर्दाश्त करना होगा ना मेरी जान, और रही बात डर की तो फिक्र मत करो। निक डेविडसन तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता है। अब तक बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब वक्त है मोहब्बत का यह मीठा मीठा दर्द सहने की। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और बिखर जाओ मेरी बाहों में। आई प्रॉमिस समेट लूंगा, बड़े प्यार से। ए लिटिल गर्ल, आज मैं तुम्हारे और अपने बीच की हर दीवार को गिराना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त करो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। निक डेविडसन को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है, खुद को थोड़ा मजबूत रखो, ये रात तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। आज रात हम थोड़े वाइल्ड होंगे लेकिन तुम्हें ये कंट्रोल करना होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं खुद को रोक नहीं सकता। निक की आवाज में मदहोशी थी जिसे सुन गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, दिल में घबराहट पर आंखें सुकून से बंद हो रही थी। जब निक ने एक बार फिर कहा, निक अपने शब्दों को पूरा कर आगे बढ़कर उसके सीने पर अपनी शिदातें लुटाने लगता है, जिससे अब गौरी की मीठी मीठी सिसकियां निकलने लगी थी जो निक को और पागल कर रही थी और वो उसे डेस्परेटली प्यार कर रहा था। निक बेसब्री के साथ उसके गले क्लीवेज से होते हुए नवल पर आ जाता है। अब गौरी की सांसें भारी हो रही थी। कुछ देर बाद निक एक झटके में उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और कुछ सेकंड बाद अपनी बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, डू यू ट्रस्ट मी? हाँ, लेकिन ये दर्द सेच, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील मी, इट्स वेरी स्पेशल नाइट फॉर अस। बस यह इम्तिहान की रात बर्दाश्त कर लो मेरी जान, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तुम मुझे प्यार करती हो ना, तो मुझे गले लगा लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। औक। निक की मदहोशी भरी बातें सुन गौरी, जिसे सचमुच अपने बदन पर मीठा मीठा दर्द और दिल में घबराहट महसूस हो रही थी, हालांकि निक ने उसे सिर्फ किस किया था, अभी तो उसका रोमांस शुरू होना बाकी था। वह घबरा कर आंखों में आंसू लिए निक को गले लगा लेती है। तो निक, जो अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोते हुए पागल हो रहा था, वह गौरी को अपनी बाहों में समेट लेता है। उसने बड़ी मुश्किल से अब तक खुद को काबू कर रखा था। गौरी के बदन से आ रही भीनी भीनी नेचुरल जैस्मिन की खुशबू उसे पागल कर रही थी और अब निक के सब्र का बांध टूट जाता है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ की और बस बिना वार्निंग दिए एक ही पल में अपने और गौरी के बीच की हर दूरी को मिटा दिया। गौरी दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इससे पहले वह फूट फूट कर रोते निकल तुरंत उसके होठों को अपने होठों में कैद कर उसकी चीखों को काबू कर लिया था। कुछ देर की पोंछ के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हरकत शुरू की और बस देखते ही देखते कमरे में दोनों की हॉट रोमांटिक गर्माहों और सिसकियों की आवाज उन दोनों के मिलन का सबूत बन चुकी थी। निक की शिद्दत, चाहत, तड़प और मोहब्बत जुनून बनकर गौरी की सिसकियों से बयां हो रही थी। देखते ही देखते ये रात कैसे कट गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। ये खूबसूरत रात गौरी के लिए दर्द और मीठे मीठे सुकून की निशानी बन चुकी थी। तो वहीं निक के चेहरे पर वह खुशी और सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान, ये बात जग जाहिर कर रही थी कि वह अपनी मोहब्बत को पकड़ कितना खुश था। न जाने रात के कितने पर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, क्रिश और आशी बच्चों के साथ घर से काम में निकले। आज बच्चों को बूस्टर इंजेक्शन लगने वाला था, जिसके लिए वह हॉस्पिटल जा रहे थे। आशी, जो कि कुछ देर पहले बाथरूम में क्रिश की शिद्दत भरी मोहब्बत से थकी हारी थी, हमेशा की तरह अपने साइको की गोद में बैठे उसके सीने पर सर रखकर लेटी अपनी मीठी मीठी नींद की झपकियां ले रही थी। उसकी एक बाजू क्रिश के गले में लिपटी हुई थी और क्रिश आशी को यूं ही एक बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाए हुए कुछ जरूरी बिजनेस रिलेटेड अपडेट लैपटॉप पर चेक कर रहा था। दरअसल उसका सारा काम लकी और राका ही संभालते थे, लेकिन लकी के जाने के बाद राका का काम कुछ बढ़ गया था। क्रिश ने एक हाथ से आशी को थाम रखा था और उसका दूसरा हाथ काफी तेजी से लैपटॉप पर चल रहा था। बटन की किटपीटे की आवाज आशी के कानों में जा रही थी, जिसके कारण वो गहरी नींद में नहीं थी। बच्चे उनकी ही काम में स्पेशल कस्टमाइज्ड बेबी सिटिंग चेयर पर गहरी नींद ले रहे थे कि तभी क्रिश एक नजर आशी को अपनी सीने से लगा हुआ देखकर प्यार से उसके माथे पर किस कर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, फायरफ्लाई, जब तुम इतनी ही थकी हुई हो तो तुम्हें घर पर ही रेस्ट करना चाहिए था ना। मैंने कहा था ना, तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। और क्रिश की बात सुनकर आशी यूं ही बच्चों की तरह उसकी सीने से चिपके हुए अपने मुंह को उसके सीने पर रगड़ते हुए बोली,
हाँ तुम हैंडल कर सकते थे साइको, लेकिन मुझे कौन हैंडल करता। तुम जानते हो ना मुझे अब तुम्हारी कितनी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा दिल नहीं लगता। एक तो नॉनस्टॉप कॉलेज, ट्यूशन और बिजनेस स्टार्टअप के सिलसिले में मैं तुम्हारे साथ ही ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाती। तुम्हें पता है मेरे इस छोटू से दिल में कितनी तकलीफ होती है। ये बार बार धड़क धड़क कर कहता है कि इस साइको के पास जाना है, तो बोलो मैं क्या करूं। कहकर आशी ने अपने होठों का गोल पाउट बना लिया था और ऐसा करते हुए वो दुनिया की सबसे क्यूट और मासूम परी लग रही थी। उसकी टिमटिमाती आंखें, जो कि अब तक नींद से बोझिल थी, बावजूद इसके वह अपने साइको से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसकी इस मासूम हरकत पर क्रिश के कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस फेस पर एक मुस्कान आ गई। वह धीरे से अपने लैपटॉप को साइड में रखकर आशी को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट कर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अच्छा ऐसा कहता है दिल, तो जरा बताओ और क्या क्या कहता है। जरा मैं भी तो जानूं मेरी फायरफ्लाई का दिल मेरे नाम के अलावा और क्या क्या बातें करता है। क्रिश के सवाल बहुत ही मैग्नेटिक थे। उसके हाथ आशी की टॉप के अंदर कमर को सहलाने लगे थे और नीली आंखें आशी के गुलाबी होठों पर ठहरी हुई थी। जब उसकी बात सुन आशी ने धीरे से अपनी एक आंख खोल क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, सच्ची जानना चाहते हो तो सुनो, दिल कहता है मैं हमेशा तुम्हारी गोद में ऐसे ही रहूं, ये पल यही ठहर जाए। और आशी की शब्द रुके थे, जिसे सुन क्रिश का दिल धड़कने लगा था और वह मोहब्बत भरी नजरों से आशी की आंखों में देखते हुए बोला, और क्या कहता है। और कहता है। आशी ने कुछ पल के लिए सस्पेंस क्रिएट किया जिसे क्रिश सुनने के लिए बेताब था, लेकिन अगले ही पल आशी ने शरारत से कहा, पता नहीं मुझे धक धक की भाषा ज्यादा समझ नहीं आती ना। इतना कहकर वो क्रिश के सीने में चेहरा छुपाकर मुंह दबाकर हंस रही थी, क्योंकि क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उसने अगले ही पल आशी की छोटी सी नाक खींचकर कहा, फायरफ्लाई तुम बहुत बदमाश हो। आशी की खिलाकर हंसने लगी, हा 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 हा, हम तो दिल हर वक्त मेरे पास रहना चाहता है। डोंट टेल मी यू आर ऑल्सो एडिक्टेड इन मी। क्रिश ने धीरे से अपने हाथ आशी के नाजुक अंगों पर रख सहलाना शुरू किया था तो उसकी छुवन से आशी सहर गई, लेकिन अगले ही पल क्रिश के हैंडसम चेहरे को हाथों में थाम प्यार से बोली, हाँ लग गई है तो क्या करूं, ये लत लगने वाले भी तो तुम ही हो ना। यू नो वॉट साइको, तुमने सच्ची में मुझे बिगाड़ दिया। आइए क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ अपना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे आशी कभी प्यार तो कभी शिकायत कर रही थी, जिसे सुन क्रिश का दिल तो खुशी से झूम ही रहा था। उसने एकदम से आशी के होठों को अपने होठों में भरे एक हल्की स्मूच के साथ खींच लिया। तो आशी अचानक हड़बड़ाकर क्रिश को खुद से दूर करते हुए मुंह बनाकर बोली, साइको स्टॉप, मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इन होठों की बुरी हालत की है, तुम्हें क्या मालूम कितनी मुश्किल से लिपस्टिक लगाकर इसे कवर किया है। और एक तुम हो कि जब देखो तब मौका पाया नहीं और इसकी हालत खराब करने लगते हो। चलो छोड़ो मुझे मेरा मेकअप ठीक करने दो, वरना कोई क्या कहेगा, इतने बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार की बीवी एकदम कबाड़ी दिखती है। कहकर आशी क्रिश की बाहों से उतरने की कोशिश करने ही लगी थी, जब क्रिश ने एक बार फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसी। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप बैठी रहो वरना। वो वापस उसे गोद में बिठाते हुए उसके होठों को दोबारा अपने होठों में लेने के लिए बढ़ा। क्रिश की हरकत पर आशी चीड़ गई और जल्दी से क्रिश के होठों पर उंगली रख रोकते हुए बोली, साइको कहा ना, अभी नहीं मिलेगा, कंट्रोल रखो खुद। आशी की बात पूरी होने से पहले ही क्रिश की भौहें तन गई। वो अगले ही पल आशी के हाथों को अपने होंठ से हटाकर तुरंत ही उसकी कमर से लगा देता है। आहा साइको, कहते हुए आशी के मुंह से दर्द भरी सीसक निकली कि तभी क्रिश उसके होठों को अपनी जुनून भरी मदहोश नजरों से देखते हुए बोला, डोंट इवन ट्राई माई लव, कितनी बार समझाया है, तुम मुझे ये लेने से नहीं रोक सकती। यह मेरे हैं, तुम्हारे बदन का हर एक कतरा, हर एक हिस्सा मेरा है और मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसे लूंगा। फिलहाल तो सिर्फ प्यास बुझानी है, लेकिन अगर नाटक किया तो खा जाऊंगा, समझी। इसीलिए चुपचाप रहो। और हाँ, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, अंडरस्टैंड। तुम पर असर सिर्फ मेरा होना चाहिए। हाँ, अगर बात तुम्हारी लिपस्टिक की है तो तुम्हारे लिए पूरा स्टॉक लाकर रख दूंगा, होठों पर दर्द भी नहीं दूंगा, हल्के हल्के प्यार से करूंगा। अब खुश तो अब खबरदार जो मुझे रोका। कहते हुए क्रिश अचानक ही आशी के होठों पर झुका और उसे काफी तेजी से पैशनेट लेकिन सॉफ्ट किस करने लगा। क्रिश की इतनी दीवानगी देखकर आशी एक बार फिर हड़बड़ा गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सीसकियां निकलने लगी थी। गाड़ी का पार्टीशन ऑन था और क्रिश पूरी दीवानगी के साथ उसे चूम रहा था। उसने झटके से आशी को अपनी तरफ घुमाया और अब आशी को कसकर अपनी बाजू में जकड़ते हुए और भी तेजी से और करीब कर चूमने लगा। अभी लगभग 2 मिनट की ही किस हुई थी कि तभी आशी के होंठ बुरी तरह दर्द लगे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही क्रिश ने उसका बुरा हाल किया था। वो क्रिश को रोकना चाहती थी, लेकिन वह बेचारी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छे से जानती थी कि क्रिश की पकड़ में आने के बाद उसका छूटना नामुमकिन है। क्रिश अपना एक हाथ आशी के सर के पीछे रखकर और दूसरा तोप के अंदर उसकी कमर को सहलाते हुए उसे अपने और भी करीब करके लगभग काफी तेजी से उसके होठों को चूस और स्मूच कर रहा था। आहा ओमम अमम, साइको प्लीज लीव, ओमम आहा, थरकी इंसान छो, अमम। कहते हुए आशी के मुंह से निकलने वाली सिसकियों को सुनकर क्रिश और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था।
उसके हाथ अब आशी की कमर से होते हुए ऊपर उसके सीने तक जा रहे थे और अब वो उसे काफी तेजी से प्रेस कर रहा था। आशी, जो कि 10 मिनट तक क्रिश से छूटने की कोशिश कर रही थी, अब उसे समझ में आ गया था कि क्रिश की पकड़ से बचाना उसके लिए इम्पॉसिबल है और भलाई इसी में है कि वह शांत हो जाए। यही सोचकर आशी अब किसी तरह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसे नॉर्मल होने ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर का वाइल्ड बीस्ट तो जाग चुका था। आशी के होठों को चूमते हुए उसे तो एक अलग ही एहसास और खुशी हो रही थी। लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसके अंदर पूरी तरह खो चुका था और अब लगभग उसकी मोहब्बत में गोते लगाना चाहता था। महीनों की तड़प और दूरियां कहीं ना कहीं उसे पागल कर रही थी, क्योंकि भले ही आशी सर्जरी से ठीक हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके शरीर और हार्मोनल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए वो दोनों अब तक फिजिकल नहीं हुए थे। लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और क्रिश का इंतजार अब उस पर हावी हो रहा था। आशी के लिए उसके दिल की बेइंतहा मोहब्बत, उसे इंतजार की आग में जल रहे थे, लेकिन फिलहाल आशिकी के होठों को महसूस करते हुए वो सब कुछ भूल इस एहसास को अपने अंदर उतर रहा था। आशिकी करीबी उसके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास थे, या यूं कहे उसके जीने की वजह। जहां एक तरफ क्रिश आशी को बेइंतहा चूमता जा रहा था, तो वही आशी समझ चुकी थी उसका साइको कंट्रोल हो रहा है और अब उसे रोकने के लिए वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगी। अगले ही पल उसकी नजर साइड कॉर्नर वाली सीट पर सोए हुए अपने 3 मासूम बच्चों पर गई, तो उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, अरे निकम्मो, तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे जाग जाओ, वरना तुम्हारे ये ड्रैगन डैडी तुम्हारी माँ को की माँ बनकर रख देंगे। अरे मेरे दूध का कर्ज चुकाओ शैतानो, अपनी माँ की जान बचाओ। लाउडली क्राइंग, ए कान्हा जी प्लीज हेल्प मी। आशी ऊपर वाले को याद कर ही रही थी जब अगले ही पल कृष्ण ने उसके होठों को छोड़ा और दांत पीस कर बोला, फायरफ्लाई आई वॉन्ट यू राइट नाउ। वॉट? फ्लश्ड CH989 साइको पापा के छोटे ड्रैगन। आशी समझ चुकी थी उसका साइको कंट्रोल हो रहा है और अब उसे रोकने के लिए वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगी। अगले ही पल उसकी नजर साइड कॉर्नर वाली सीट पर सोए हुए अपने 3 मासूम बच्चों पर गई, तो उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, अरे निकम्मो, तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे जाग जाओ, वरना तुम्हारे ये ड्रैगन डैडी तुम्हारी माँ को की माँ बनकर रख देंगे। अरे मेरे दूध का कर्ज चुकाओ शैतानो, अपनी माँ की जान बचाओ। लाउडली क्राइंग, ए कान्हा जी प्लीज हेल्प मी। आशी ऊपर वाले को याद कर ही रही थी जब अगले ही पल कृष्ण ने उसके होठों को छोड़ा और दांत पीसकर बोला, फायरफ्लाई आई वॉन्ट यू राइट नाउ। कृष्ण के चेहरे पर वही सनकी सी मुस्कान तैर गई, आंखों में जुनून था और सांसों में एक बेसब्र भूख। तो आशी की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसकी सांसें खुद से बेकरार होने लगी। वॉट? वो कुछ कह ही नहीं पाई थी कि कृष्ण ने एक झटके में उसके टॉप को उसके बदन से हटा दिया। उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कृष्ण जैसे उस पर झुक गया। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी प्यास थी जो हर छुअन के साथ और गहराती जा रही थी। आशी हैरान अपना मुंह खोल उसे देख रही थी। कृष उसके बदन से खेलते हुए जल्दी जल्दी अपनी शर्ट रिमूव करने लगा, तो आशी घबराकर सीट पर पीछे सरक गई और अचानक उसका सिर खिड़की से टकराने ही वाला था कि केयरफुल। कृष की घबराई और चिंता भरी आवाज आशी के कानों से उत्तरी जब कृष ने एक झटके में अपना हाथ आशी के सिर के पीछे रख दिया। उसकी आंखें आशी की आंखों में थीं, नीली, गहरी, पागल सी, लेकिन उनमें मोहब्बत का समंदर लहराया और एक हिफाजत का जुनून था। आशी की रूह सिहर उठी थी, उसके माथे पर पसीना और होठों पर कपकपाहट। कृष की इविल मुस्कान और उसकी कोल्ड वॉइस ने फिर आशी को कांपने पर मजबूर कर दिया। डोंट यू डेयर फायरफ्लाई, यू अगेन डूइंग सेम मिस्टेक। कहा है ना, जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा, जब भी तुम्हें पाना चाहूंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरा ऑब्सेशन बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसकी आवाज में पागलपन था और सांसों में जुनून। वो उसके बालों की खुशबू को अपनी रगों में उतारने लगा था, जैसे हर लम्हा उसे अपने अंदर कैद करना चाहता हो। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। आशी थोड़ी घबरा गई, फिर भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, साइको स्टॉप, ये जगह सही नहीं है, हम घर जाकर भी यो क्रेजी। लेकिन कृष्ण ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज अब और भी धीमी और सिलेक्टिव हो चुकी थी। जगह और माहौल होते नहीं है फायरफ्लाई, बनाए जाते हैं, और तुम मेरी बाहों में हो, इससे बेहतर जगह क्या होगी? एंड यस आई एम क्रेजी, एंड नॉट इवन जस्ट क्रेजी, ऑल्सो योर साइको माई लव, और तुम मेरी वन एंड ओनली ऑब्सेशन। दैट वॉज आई वॉन्ट फील यू, लव यू, परस्यू यू एवरी एफिंग टाइम, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी एट एनी कॉस्ट। कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि तुम भी नहीं। गॉट इट फायरफ्लाई? तारांकन करते हुए कृष के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, जिसे देख आशी के चेहरे पर डर की लहर तो आए, लेकिन कृष की मोहब्बत के आगे ठहर नहीं पाई। कृष की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख वो मुस्कुरा दी। कृष के रफ हाथ जब उसके बदन को सहलाते हुए प्यार देने लगे, तो आशी चाहकर भी खुद को उसकी बाहों से आजाद नहीं कर सकी। धीरे से उसने कृष के गले में अपनी बाहें डाली और मुस्कुराकर बोली, हाँ समझ गई, खड़ूस कहीं के, जब देखो तब परेशान करते हो। फिर शर्मा कर उसने अपना चेहरा कृष के सीने में छुपा लिया। उसके उंगलियां कृष के सीने पर फिसल रही थीं और कृष के होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने होंठ उसके नेक पर रखे ही थे कि ओ एच जे जेस जो
गाड़ी के अंदर अचानक हलचल हुई। आशी की आंखें झटके से खुली और क्रिश की आंखें गुस्से से बंद हो गईं। वो बेचारा जैसे ही सब भूलने को था, तभी काना सीट पर उसकी ड्रैगनेट्स यानी उनके तीनों बच्चे अब आंखें खोलकर खिलखिला रहे थे, जैसे कह रहे हों, डैडी कंट्रोल में रहो। आशी ने बच्चों को देखा, फिर क्रिश की हालत पर नजर डाली। उसका चेहरा देखने लायक था, गुस्से से जलता हुआ, फिस्ट में जकड़ा हुआ। और आशी तो बस अपने होंठ दबाए खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखा साइको, तुम्हारे ड्रैगनेट्स भी कह रहे हैं, डैडी को अब कंट्रोल करना चाहिए। ही। अब आशी क्रिश के सीने से निकलकर सीट पर पड़ी हुई अपनी टॉप उठाने ही वाली थी, जब अचानक ही क्रिश ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में झांकते हुए दांत पीसकर बोला, लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी है फायरफ्लाई। मैंने कहा था ना, तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। उस ताकत में तुम्हारे बच्चे भी शामिल हैं, ये कैसे भूल गई? आशी की आंखें हैरानी से फैली। मामा मतलब? इससे पहले वो कुछ समझती, क्रिश ने बिना वार्निंग दिए आशी के होठों को अपने होठों में भर लिया और दीवानगी से चूमने लगा, जिसके लिए आशी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन कृष्ण ने जैसे खुद को रोकने की कसम ही तोड़ दी थी। उसने बस आशी को अपनी बाहों में समेट लिया और पूरी दीवानगी के साथ उसे किस करता रहा। 10 मिनट। पूरे 10 मिनट की इंटेंस और डीप किस के बाद जब कृष को एहसास हुआ कि आशी की सांसें रुक रही हैं, तब जाकर उसने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर प्यार से किस करता हुआ आशी के सर को अपने सीने पर रख पीठ सहलाते हुए फुसफुसाया, ब्रेथ माई लव ब्रेथ, यू गेट टायर्ड सो क्विकली। अभी तो सिर्फ मेरी किस ने ये हाल कर दिया है, सोचो अगर मैं तुम्हारे अंदर होता तो क्या हाल होता। यू आर गेटिंग वीक फायरफ्लाई, तुम्हें अब बेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना मुझे संभालना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्रिश उसे अपनी बाहों में भरकर संभाल रहा था और उसके शब्द सुनते ही आशी, जो अब तक लंबी लंबी सांसें ले रही थी, गुस्से से तमतमा उठी। उसके चेहरे पर गुस्सा, शर्म और हैरानी के सारे रंग एक साथ थे, क्योंकि उसके होंठ फूल का स्ट्रॉबेरी हो चुके थे, बिल्कुल गुलाबी रसीले। वो गुस्से में क्रिश के सीने पर पंच मारते हुए उसे लगभग 100 गलियां सुनते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोली, यू ठरकी बदमाश, साइको, क्रेजी, पागल, जानवर, ड्रैगन कहीं के, राक्षस की तरह मेरा खून पी जाओ, खा जाओ, जिंदा जला दो मुझे, छोड़ना मत, जब देखो तब मेरी जान लेने पर तुले रहते हो, हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो मुंह फुलाकर दूर हटने लगी। जब उसकी शिकायत पर क्रिश शरारती मुस्कान के साथ कानों में सरगोशी करते हुए बोला, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है मेरी जान, एच पर अफसोस। आई फील तुम अभी बहुत कमजोर हो। वेल कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं खुद करवाऊंगा। कहते हुए उसने एक आंख ब्लिंक की। आशी के गाल शर्म से लाल हो गए। अब क्रिश ने अपने वॉलेट से एक स्पेशल लिप बाम निकाला और उसे अपने हाथों से आशी के होठों पर अप्लाई करने लगा। ये देखकर आशी सवालिया नजर से उस लिक्विड को देख रही थी। आशी की आंखों में सवाल देखकर क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए यूं ही प्यार से उसके होठों पर वो मेडिसिन अप्लाई करते हुए बड़ी सी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, जब प्यार है तो प्यार की फिक्र भी तो है ना माय लव। जानता था तुम्हारे करीब रहकर खुद को काबू तो नहीं कर सकता, इसलिए प्रिकॉशन तो रखने पड़ेंगे। इससे स्वेलिंग जल्दी खत्म हो जाएगी ताकि मैं दोबारा इसे स्वेल कर सकूं। कहकर उसने एक बार फिर अपनी आंख ब्लिंक की और उसकी शरारत पर आशी का मुंह बन गया था। खड़ूस कहीं का दर्द भी देता है और प्यार भी करता है, ये सचमुच साइको है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है हमारी शादी को माय लव, और मोहब्बत को सोच भी नहीं सकती इतना वक्त। तो अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो ही जानी चाहिए कि तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे होने पर न होने पर, तुम्हारी खुशी पर, तुम्हारे गम पर और तुम्हारी जिंदगी से लेकर मौत पर, हर चीज पर सिर्फ क्रिश डेविडसन का हक है और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा, समझी? कहते हुए कृष्ण ने एक बार फिर बड़े प्यार से आशी को गुलाब के फूल की तरह उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और आशी एक बार फिर घबराकर उसके सीने से लग गई। वो अभी भी यह समझ नहीं पा रही थी कि यह पागल आदमी उसे प्यार करता है या उसे डराता है। क्रिश का मूड कब बदल जाए वो समझ ही नहीं पाती थी। उसे जिस बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रिश को अक्सर उसी बात पर गुस्सा आता था, और जब भी आशी उसे गुस्सा होने की सही वजह देती थी वो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं होता था। आशी चाहे उसको मार सकती है, पीट सकती है, उस पर चिल्ला सकती है, क्रिश ने कभी भी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे मानो उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन जब भी आशी एक सेकंड भी उससे दूर होने की कोशिश करती, क्रिश पागल हो जाता था। आशी अपनी नजर उठाकर हैरान नजरों से क्रिश को देखकर दिल ही दिल में अपने आप से बोली, यह इंसान अभी भी मेरी समझ से बाहर है, साइको कहीं का। देखना एक दिन मैं इसे जोरू का गुलाम बनाकर रहूंगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। हुए है। आशी ने इन बातों को अपने दिल में कहा था कि तभी क्रिश अपनी तिरछी नजर से आशी को देखकर अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाते हुए बोला, जोरू का गुलाम नहीं मेरी जान, जोरू का किंग कहो, और वह तो मैं बन चुका हूं। अब इसके लिए चाहे तुम मुझे पागल खो या साइको, चाहे जो भी हो, सिर्फ तुम्हारा हूं, फायरफ्लाई। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी के साथ एक बार फिर अटक गई। वो अपनी आंखें हैरानी से हड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि साइको डॉन टी टेल मी कि तुम्हें पापा की पावर मिल गई है? लाउडली क्राइंग, प्लीज कह दो कि यह झूठ है, मैं एक और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अरे एक ही तो चांस होता है मेरे पास तुम्हें दिल में गाली देने का, और अब वह भी मुझसे छीन गया तो मैं क्या करूंगी। मैं क्या करूं राम, मुझे साइको मिल गया। आशी बच्चों की तरह मुंह बनाकर कृष की शिकायत कर रही थी और उसकी इस प्यारी हरकत पर कृष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और उसके उंगलियों को अपने होठों से छुआ। शट अप फाइवफ्लाई। थोड़ी ही देर में आशी और कृष हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल का साइन दूर से चमक रहा था, लेकिन इस बार उसका रौब कुछ और था, क्योंकि आज हॉस्पिटल के गेट से ड्रैगन किंग की एंट्री हो रही थी। हद से ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, फुल ब्लैक वेपन्स लोडेड सिक्योरिटी टीम, और उनके बीच चलते क्रिश डेविडसन और उसकी प्यारी फाइवफ्लाई बाहों में अपने 3 नन्हे ड्रैगनेट्स को संभाले गाड़ी से बाहर निकले और आगे बढ़े। क्रिश की आंखें चौकन्नी थीं। आशी, जिसका हुलिया फिलहाल कुछ हद तक बिगड़ा हुआ था, उसने किसी तरह अपने हुलिये को भी संभाल लिया था। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही एक जानी पहचानी मुस्कान ने उन्हें घेरा। हे आशी। श्रेया, जो कि इस अस्पताल में ही काम करती थी, ने मुस्कुराते हुए नन्हे बच्चों को आशी की गोद से लिया। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बेबी। आशी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी उन मासूमों को पकड़ने के ख्वाहिश में कांप रही थीं, क्योंकि उसकी नजरें सामने श्रेया की दोस्त जेनी, जो कि एक नर्स थी, पर टिकी हुई थी, जो बच्चों के लिए बूस्टर इंजेक्शन तैयार कर रही थी। आशी का दिल तो जैसे सीने से बाहर आ गया। उसने खुद को नहीं रोका। बिना एक पल गंवाए बच्चों को छीनने के लिए आगे बढ़ी ही थी, जब क्रिश, जो कि अपनी फाइवफ्लाई की रग रग से वाकिफ था, एक झटके में उसे अपने सीने में दबोच लेता है, जैसे वो पहले से जानता था कि ये होगा। उसने आशी की पीठ पर हाथ फेरा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, शुश, बी स्ट्रॉन्ग फायरफ्लाई, यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू आवर बेबी। आशी जानती थी क्रिश की बात सही है, लेकिन उसकी ममता भरा दिल बच्चों से पहले ही उसकी आंखों में आंसू ला चुका था। उसकी उंगलियों ने क्रिश की शर्ट को और कसकर थाम लिया। वह धीरे से पलटकर बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन क्रिश ने उसका चेहरा बाहर निकलने नहीं दिया और अपनी आंखों से डॉक्टर को इशारा किया। आशी की इस हरकत पर श्रेया ने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए कहा, आशी तुम खाना खा चिंता कर रही हो, ये देखो तुम्हारे बच्चों को इंजेक्शन लग भी गया और उन्हें पता भी नहीं चला। ये लो, संभालो अपनी नन्ही सी जान को। श्रेया की बात सुनते ही आशी ने झटके से पलटकर अपने बच्चों की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन यूं ही किलकारियां मार रहे थे। ये देख आशी ने हैरानी से कहा, लग गया, लेकिन ये तो। तभी जेनी ने मुस्कुरा कर कहा, ड्रैगन किंग के बच्चे हैं, इस छोटे से इंजेक्शन से इनका क्या बिगड़ने वाला है। हाँ, पर तुम्हारी बेटी का। जेनी ने अपनी गोद में मौजूद छोटी सी इश्की की तरफ देखा, जो अपनी छोटी छोटी ग्रे आंखों से जेनी को ही घूर रही थी। उसके मासूम चेहरे के रंग साफ बता रहे थे कि उसे जेनी पर गुस्सा आ रहा है, और इसकी के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझते ही जेनी ने अपनी हंसी संभाल घबराते हुए कहा, ओ हेलो छोटी ड्रैगन प्रिंसेस, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत घुरो, ये सब बच्चों को लगता है। आशी, तुम सबसे पहले अपनी बेटी को संभालो, वरना पता चला वह अपनी आंखों से ही मेरी जान ले लेगी। कहकर जेनी ने मुस्कुराकर आशी को उसकी छोटी सी बेटी पकड़ आई, और बस अपनी मां के सीने से लगते ही वो छोटा शैतान, जिसे अब तक मानो इंजेक्शन का एहसास ही नहीं हुआ था, अगले ही पल जाने की शिकायत करते हुए अपनी मां के सीने से लिप जोर जोर से रोने लगी। ये एच भी वह अपनी मासूम भाषा में कुछ कह रही थी, तो आशी गली आंखों में एक चमक और होठों पर मुस्कान आ गई, और बस अपनी बहन को रोता हुआ देख उसके दोनों बड़े भाई भी शुरू में शुरू मिलाकर FYJJJDDSFGHHH करते हुए दहाड़ने लगे थे। लेकिन उनकी वह आवाज बच्चों के मासूम रोने जैसी नहीं, बल्कि गुस्से की दहाड़ थी, जैसे कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को रुलाने की। अब वो दोनों छोटे ड्रैगनेट्स, जो फिलहाल क्रिश और श्रेया की बाहों में थे, उनकी शिकायत सुनते ही जेनी ने घबराकर कहा, अरे बाप रे, लगता है ये सारे बच्चे मेरे खिलाफ ही हो गए हैं। अरे मैं सिर्फ नज हूं यार, इंजेक्शन तो डॉक्टर ने दिया है, मैंने तो बस पकड़ा था। जेनी का चेहरा रोने जैसा हो गया था, जिस पर श्रेया खिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद, साइको, अब घर चलो, डॉक्टर ने बताया है आज की रात बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे। आशी का चेहरा एक बार फिर रोने जैसा हो गया था, जब कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ जाते हुए कहा, वो बर्दाश्त कर लेंगे फायरफ्लाई, लेकिन फिलहाल तुम मेरे बर्दाश्त का ख्याल रखो। मतलब। आशी कंफ्यूज थी, और कुछ देर बाद वो मुंह बनाकर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के केबिन में लेटी थी। CH990, आशी का सया साइको और ब्लाइंड डेट। सारे बच्चे मेरे खिलाफ ही हो गए हैं। अरे मैं सिर्फ नज हूं यार, इंजेक्शन तो डॉक्टर ने दिया है, मैंने तो बस पकड़ा था। जेनी का चेहरा रोने जैसा हो गया था, जिस पर श्रेया खिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद, साइको, अब घर चलो, डॉक्टर ने बताया है आज की रात बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे। आशी का चेहरा एक बार फिर रोने जैसा हो गया था, जब कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ जाते हुए कहा, वो बर्दाश्त कर लेंगे फायरफ्लाई, लेकिन फिलहाल तुम मेरे बर्दाश्त का ख्याल रखो। मतलब। आशी कंफ्यूज थी, और कुछ देर बाद वो मुंह बनाकर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के केबिन में लेटी थी, और क्रिश एक चेयर पर आधा लेटा हुआ, जैसे किसी क्राउन थ्रोन पर बैठा ड्रैगन किंग, पेपर वेट को उंगलियों से उछालता, उसकी नीली समंदर सी गहरी और ठंडी आंखें
चेहरे पर वही पुराना शांत लेकिन डार्क ऑरा, और शांति ऐसी जैसे मानो तूफान को अपने अंदर समेटे हुए। तो वही लेडी डॉक्टर जो कि आशी को चेक कर रही थी। आसपास का एटमॉस्फेयर काफी कोल्ड महसूस कर धीरे से नजर घुमाकर क्रिश की तरफ देखती है। न जाने क्यों लेकिन दुनिया की नजरों में वो हॉलीवुड एक्टर हर किसी की सांस और नजरें खुद पर ठहरा ही लेता था, ये जानने के बावजूद कि वो चलती फिरती मौत है। बावजूद इसके यह मौत बहुत दिलकश नजर आती थी। इस वक्त लेडी डॉक्टर का भी कुछ यही हाल हो रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया था, जैसे उसकी रगों में खून नहीं बिजली दौड़ रही हो। वो धीरे से अपनी नजर उस हैंडसम हंक पर ऊपर से नीचे तक डालती है और ठंडी आहें भर रही थी। वो अपने निचले होठों को दांतों से खाते हुए क्रिश की हॉट बॉडी को आंखों से ही निर्वस्त कर चुकी थी। उसकी निगाहें क्रिश के शरीर पर फिसल रही थी, जैसे आंखों से ही उसे अपने अंदर उतार लेने को बेताब हो। और तभी, मुझे निहारने से बेहतर अपने काम पर ध्यान दो डॉक्टर। वो आवाज सर्द, भारी और सीधे दिल के आर पार। वरना कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम बन जाए और तुम्हारी आंखों में बसा साया जिंदगी की आखिरी तस्वीर। गॉट इट? कहकर क्रिश ने एकदम से हाथ में मौजूद पेपर वेट थामा और केबिन में बनी एक बड़ी सी कांच की खिड़की पर दे मारा। क्रैश शोर इतना तेज कि दीवारें कांप गईं। जमीन थर रही, खिड़की टुकड़ों में बट जमीन पर चारों तरफ फैल चुकी थी। डॉक्टर बुरी तरह कांप गई और आशी जो कि पर्दों के पीछे एक बेड पर लेटी हुई थी, घबराकर हल्का सा झांक क्रिश के पास मौजूद पालने में किलकारियां मार रहे अपने बच्चों की तरफ देखती है। कहीं उसके बच्चे इस तेज आवाज से डर ना गए हो। लेकिन आश्चर्य, वो ये देखकर हैरान थी कि उसके बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मानो वो ड्रैगन किंग की खानदान में आने से पहले ही खुद को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर चुके हो। आशी हैरान थी, माथा पीटती रही और बुदबुदाए, मेरे बच्चे नहीं, ड्रैगन किंग की ट्रेनिंग में पैदा हुए हैं ये। डॉक्टर ने घबराकर अब अपने काम पर ध्यान दिया। आशी से कुछ सवाल पूछे, उसके कुछ टेस्ट लिए और अब वो डरते डरते, मैम एवरीथिंग इज फाइन, आप उठ जाइए। अब वो डॉक्टर बड़ी हिम्मत बटोर क्रिश के सामने कांपते हुए बोली, सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं की कंडीशन तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर की बात सुन आशी बेड से उतर क्रिश की तरफ बढ़ते हुए मुंह बनाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था साइको तुम खामखा। मगर बात पूरी होती उससे पहले ही क्रिश ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी गोद में खींचा। शट अप फायरफ्लाई। आशी हड़बड़ा गई। इससे पहले वो कुछ समझती, क्रिश ने उसकी कमर अपने हाथों से थामा और डॉक्टर की तरफ घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अगर लोगों को निहारने से ज्यादा अपने प्रोफेशन पर ध्यान दो, शायद ज्यादा वक्त सर्वाइव कर पाओ। क्रिश के शब्दों को समझ डॉक्टर कांपी और नजर नीचे की तो अगले ही पल क्रिश अपने पास रखे हुए रिवाल्वर को हाथ में लेकर काफी खतरनाक तरीके से निहारते हुए बोला, मेरी फायरफ्लाई मेरी एक किस भी टॉलरेट नहीं कर पा रही डॉक्टर। धड़कने इसके दिल का रास्ता भूल जाती है और सांस मेरी रुक जाती है और तुम कहती हो कि सब ठीक है। ये मुझसे दूर भागने की कोशिश करती है। एंड यू थिंक इज दिस नॉर्मल? क्रिश की आवाज धीरे थी लेकिन इतनी खतरनाक मानो जैसे खुद मौत कानों में फुसफुसाई हो, जिसे महसूस करते ही वो लेडी डॉक्टर ने घबराते हुए क्रिश के हाथ में मौजूद गन की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। वो जल्दी से अपनी जगह खड़े होकर जैसे ही आशी का हाथ पकड़ने वाली थी, स्टॉप। इस बार आग उगलती आवाज से उसका सामना हुआ। वो वही जम गई थी जब क्रिश ने कोल्ड वॉइस में कहा, दोबारा छूने की कोशिश मत करना वरना। उसकी नीली आंखें अजीब तरीके से खौफनाक हो रही थी। जब आशी ने जल्दी से उसका चेहरा थाम लिया, साइको प्लीज गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ सच्ची। देखो बहुत देर हो गई है, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। यू आर राइट फायरफ्लाई, लेट्स गो। कहकर क्रिश अपनी जगह से उठा ही था जब अचानक ही केबिन में वही फीमेल डॉक्टर दाखिल हुई जिसने थोड़ी देर पहले जेनी और श्रेया के साथ मिलकर आशी के बच्चों को बूस्टर इंजेक्शन दिया था। एक्सक्यूज मी मिस्टर क्रिश डेविडसन, आपके गॉगल्स मेरे केबिन में रह गए थे। होठों पर प्यारी सी मुस्कान और एक हसीन अदा, चाहत भरी नजरें जिनमें एक मदहोशी थी। डॉक्टर की बात पर आशी ने गॉगल्स की तरफ देखते हुए कहा, ओह थैंक यू डॉक्टर, बट आपने तकलीफ क्यों की? आप किसी स्टाफ को भेज देती। कहते हुए आशी ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से गॉगल्स लेना चाहा लेकिन तभी वो फीमेल डॉक्टर जो न जाने क्रिश को कब से अपनी चाहत भरी नजरों से देख रही थी, जल्दी से क्रिश का हाथ थाम लिया। ओ नो नीड मिसेस डेविडसन, इट्स माय प्लेजर। वो बातें आशी से कर रही थी लेकिन नजरें क्रिश पर ठहरी हुई। होठों पर सिडिक्टिव स्माइल थी, आंखों में अंधा ख्वाब। उसने धीरे से क्रिश के हाथों में गॉगल्स के साथ कुछ और भी बढ़ाया था। बाय द वे मिस्टर डेविडसन, मैं आपको बताना भूल गई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यू नो वॉट, मैं आपकी एक भी मूवी मिस नहीं करती। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको देख सकूं। और मैं सच कहूं तो आप हकीकत में पर्दे से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। योर बॉडी, योर पैशन, योर एटीट्यूड, रियली आई एम रियली इम्प्रेस। कहते हुए वो डॉक्टर बड़ी ही मदहोश और सिडिक्टिव निगाहों से क्रिश को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। उसने अब तक क्रिश के हाथों को छोड़ा ही नहीं था। उसकी इन हरकतों पर जहां एक तरफ क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आए थे तो वही आशी का खून खौल चुका था। वो दांत पीसते हुए डॉक्टर का हाथ झटकती है। गॉगल्स के लिए थैंक्स डॉक्टर, फिलहाल हमें चलना चाहिए। चलो साइको।
क्रिश का हाथ अपनी बाहों में लपेट बच्चों की ट्रॉली थाम कर निकल पड़ती है, मगर जाते जाते उसकी नजर उस चिट पर पड़ी जो डॉक्टर ने क्रिश को गॉगल्स के साथ दी थी। न जाने उसमें क्या था, लेकिन आशी के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो वही उन दोनों को जाता देख गायनी डॉक्टर ने गहरी सांस ली। जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि मौत की तलवार उसके गले से जो उतर चुकी थी। लेकिन फिर उसकी नजर उस दूसरी डॉक्टर पर पड़ी तो उसे फिक्र भरी निगाहों से देखने लगी। न जाने क्यों, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और आखिर लगे भी क्यों नहीं, जिस इंसान ने उसे खुद को निहारने की इजाजत नहीं दी थी, उसे इस फीमेल डॉक्टर ने टच किया था। अब गायनी डॉक्टर ने उसे डांट कर कहा, डॉक्टर लिली, आर यू मैड? आप अपना काम छोड़कर इधर उधर क्यों भटक रही है? और आपको क्या जरूरत थी क्रिश डेविडसन को इस तरह छूने की? आपको जरा भी अंदाजा है वो सिर्फ स्टार नहीं, स्टॉर्म है। तभी डॉक्टर लिली ने फीमेल डॉक्टर की बात काटकर मुस्कुराते हुए कहा, स्टॉर्म तो है लेकिन बहुत दिलकश। एंड डॉक्टर सू, आप इतना घबरा क्यों हो रही हैं? जैसे अभी अभी आपकी मुलाकात मौत से हुई हो। ओ कम ऑन, जस्ट चील, मैंने उन्हें टच ही तो किया है, सेक्स तो नहीं। हा 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 हा। वो डॉक्टर जोर जोर से हंसते हुए फीमेल डॉक्टर की बात को लाइट वे में ले रही थी और दरवाजे की तरफ अपनी नजर टिकाए उस हाथ को चूमने लगी जिससे फिलहाल उसने क्रिश को टच किया था, और अपनी मदहोश आवाज में बड़बड़ाए, वैसे एक बात तो है, ही इज रियली रियली सो हॉट, और मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी नाइट भी होगी। डॉक्टर अपने बालों की लट से खेलते हुए उसे अपनी उंगलियों में उलझाते चेहरे पर गिरी हुई मुस्कान और आंखों में हवस की चमक सजाए हुए थी। तो वही आशी और क्रिश केबिन से निकलकर लगभग 10 कदम चले ही थे जब अचानक ही क्रिश के चलते कदम रुके। क्या बात है साइको, तुम रुक क्यों गए? आशी ने कंफ्यूजन से पूछा। तो क्रिश उसके होठों को हल्के से सहलाते हुए बोला, मेरा मोबाइल अंदर छूट गया है माय लव, तुम बस यही रुको, मैं अभी आया, ओके? HHHHMMM, जल्दी आना, कहकर आशी मुस्कुरा देती है और बस अब। क्रिश अचानक ही पलटा तो उसका चेहरा अब डार्क था, मुस्कान नदारद, और निगाहों में सिर्फ एक चीज, खत्म कर देने का इरादा। एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ वह केबिन में दाखिल हुआ, जहां लाइट्स डिम हुई, तापमान अचानक गिरा हो और हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। तो वही क्रिश डेविडसन को एक बार फिर अपने सामने देख वो फीमेल डॉक्टर लिली होठों पर एक अदा भरी मुस्कान लाती है। मिस्टर डेविडसन, आप इतनी जल्दी? इससे पहले वो आगे कुछ कहती, अगले ही पल क्रिश की साइलेंसर रिवाल्वर की बुलेट उसकी खोपड़ी के आर पार हो चुकी थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी और किसी जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि सामने खड़ी गायनी डॉक्टर कुछ समझ ही नहीं पाई। वो अगले ही पल घबराहट के कारण जोर से चिल्लाने ही वाली थी जब क्रिश ने एक झटके में किसी साइको की तरह उसके करीब आकर गन को उसके होठों पर रख SSSHHH, अगर गले से आवाज निकली तो उसकी बाकी बुलेट तुम्हारी खोपड़ी से पर निकलेगी, सो जस्ट बी क्वाइट ऑक। क्रिश की नीली आंखों में लाल धागे उभर चुके थे, आंखें स्याह रात की तरह गहरी और ठंडी थीं। पूरा कमरा जैसे उसकी मौजूदगी से जकड़ चुका था और हर लफ्ज जैसे नसों में जहर घोलता जा रहा था। आंखों में अब मौत के साए थे। तो वही इतना खौफनाक नजारा देखकर डॉक्टर को अब लगभग चक्कर आ रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए अपने होठों पर उंगली रख लेती है और बुरी तरह थरथरा रही थी जब क्रिश ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए कहा, गुड, और अब बताओ, मेरी फायरफ्लाई की सर्जरी को 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या अब उसकी बॉडी मुझे बर्दाश्त कर सकती है अपने अंदर? इट इज सेफ और नॉट? क्रिश के शब्द इतनी खतरनाक और डरावने अंदाज में थे जिसे सुनते ही डॉक्टर के होंठ हल्के हल्के फड़फड़ाए, फैली हुई आंखों से बह रहे आंसू, माथे पर बेनतहा पसीना, लड़खड़ाते पैर और ऊपर नीचे चल रही सांस। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी जब क्रिश ने किसी साइको की तरह अपनी सांसें ऊपर नीचे करते हुए आंखें बड़ी कर पूछा, नो नीड वर्ड्स, जस्ट मूव योर हेड एंड आंसर येस और नॉट। क्रिश के पागलपन को देखकर डॉक्टर और गहरी गहरी सांस लेने लगी जिसके कारण उसका सर ऊपर नीचे हो रहा था। यस, क्रिश भी उसके साथ साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए गन उसके चेहरे के आसपास घुमाते हुए बोला, और नो, यस, नो, नो, यस। डॉक्टर बेचारी अपना सलाइवा गटक रही थी और कभी हान कभी ना कर रही थी जब अचानक ही क्रिश चिल्लाकर उसके सर पर बंदूक रखते हुए, आंसर डैम इट, वरना अभी के अभी तुम्हारी भी खोपड़ी। यस 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 यस, बट डू काम, कहकर डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगी थी और अगले ही पल उसे इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चक्कर खाकर धड़ाम से जमीन पर गिरी, जो देखते ही क्रिश के होठों पर एक साइको स्माइल थी अब वहां से जाने ही लगा था जब अचानक ही उसकी नजर फ्लो पर पड़ी हुई उसे घटिया डॉक्टर लिली पर गई और उसने एक झटके में अपने गॉगल्स के साथ मिला एक स्टिकर जिस पर डॉक्टर का नंबर लिखा हुआ था मसलकर उसके चेहरे पर फेंक अपनी डिप और कोल्ड वॉइस में शब्दों को चबाते हुए बोला, जिसे अमृत की लत हो वो गटर को होठों से नहीं लगाते, UFB। कहकर क्रिश अपनी पॉकेट में रख टेबल पर रख सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करते हुए केबिन से बाहर निकल गया ताकि डॉक्टर की घटिया छुअन अपने हाथों से मिटा सके। कुछ ही पल में वो आशी के साथ घर के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में श्रेया की दोस्त जेनी एक टेबल पर बैठे नजर इधर उधर घुमाते हुए कंफ्यूज हुई।
अरे यही जगह तो बताया था, और टेबल नंबर भी 9 है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, फोन करके पूछती हूँ। कहकर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला ही था जब दूसरी तरफ से फोन रिंग हुई। उसने फोन रिसीव की। हाँ सिया, श्रेया बोल। वो मिला क्या? कैसा है? हैंडसम है? तुझे पसंद आया? मुझे भी फोटो भेजना। श्रेया ने हर दोस्त की तरह एक के बाद एक अपनी दोस्त पर सवालों की झड़ी लगा दी थी तो जेनी ने मुंह बनाकर कहा, अरे रे रे, रुक 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 मेरी कैलिफोर्निया एक्सप्रेस। अरे मैं तुझे फोटो तब भेजूंगी ना जब मैं खुद उसे देखूंगी। कब से यहाँ रेस्टोरेंट में खड़ी हूं पर कोई नजर ही नहीं आ रहा। लगता है ये ब्लाइंड डेट सचमुच ब्लाइंड है, जो मैं उसे नजर नहीं आ रही। डॉट उद्धरण चिन्ह। क्या तेरा ब्लाइंड डेट अभी तक नहीं आया? कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गया? तू उसे फोन करना। अरे यार वही करने जा रही थी, लेकिन मुझे शक हो रहा है कहीं वह दूर से ही देखकर मुझे भाग तो नहीं गया। वैसे तूने मुझे ठीक से तो देखा था ना? मैं अच्छी तो लग रही हूं ना? देख कहीं ऐसा तो नहीं कि तू दोस्त होने के नाते झूठ मोटे में मेरी तारीफ करके मुझे भेज चुकी है। देख श्रेया, अगर ऐसा हुआ और इस बार इस लड़के ने मेरी इंसल्ट की, तो पक्का मैं घर में घुसकर तेरी पिटाई करने वाली हूँ। कहकर जेनी ने मासूम सा चेहरा बना लिया था। जब उसकी बात पर श्रेया ने कहा, अरे तू टेंशन मत ले यार जेनी, तू बहुत अच्छी लग रही है। तू देखना आज तो वो लड़का तुझे देखते ही फ्लैट होने वाला है। हाँ, फ्लैट तो तब होगा ना जब वो मुझे लिफ्ट कराएगा, लेकिन महाराज का तो अभी तक अता पता ही नहीं है। कहीं मैं ही तो जल्दी नहीं आ गई। कहकर जेनी ने हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखा, जब अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस जेनेलिया डिसूजा। एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गई, जिसे सुनते ही उसने हड़बड़ा कर धीमी आवाज में फोन पर मौजूद श्रेया से कहा, श्रेया लगता है वह आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। जेनी ने कॉल डिस्कनेक्ट की और मुस्कुराकर पीछे पलट कर बोली, यस आई एम जेनेलिया डिसूजा, यू कैन कॉल मी जेन नी। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तुम? और वह लड़का भी हैरानी से चीख पड़ा, तुम? अगर आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल एडिशन को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस।